दिनेश वोरा जी, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहकर राजनीति बहुत करीब से देखी आपने। महाराष्ट्र में क्या अभी भी संभावना बची है कुछ और उल्टा पुल्टा होने की? जी, आप सबको नमस्कार। मैंने विद्वानों की बात सुनी। दरअसल कहानी अजीत पवार की कुछ इस किस्म की है कि वो एक शैडो से बाहर आना चाहते हैं। कब तक वो चाचा की शैडो में रहेंगे? उन्हें एक आइडेंटिटी की तलाश थी, तो वो वहां से अब निकल गए हैं कि अब जो भी होगा, डूबेंगे या तैरेंगे, लेकिन वो शैडो से बाहर आना चाहते थे। जो आक्षेप हुए हैं वो भी अपनी जगह सही हैं। आज की जो एक प्रमुख घटना है जो अब काफी इस समय चर्चा में है, वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जरंदेश्वर शुगर मिल जो कारखाना का केस था, उसके अंदर प्राइमा फेसी दोषी हैं वो डायरेक्टर्स को पाया गया है। हालांकि उसके अंदर डायरेक्टली अजीत पवार का नाम ओमिट कर दिया गया, लेकिन उस समय वही डायरेक्टर थे और उनकी पत्नी भी डायरेक्टर थी। 800 825 करोड़ के लोन्स थे इनके महाराष्ट्र एक कोऑपरेटिव बैंक से, और बाद में जब इनकी पेंडेंसी कुछ 70-80 करोड़ के आसपास थी, तो फिर वो बेचने की बारी आती है और उसका 2-3 वैल्यूएशन करवाए जाते हैं। आज का पेपर में काफी खुलासा आया जहां अजीत पवार फंसते हुए नजर आते हैं, और वहां पर फिर एक चीज आती है कि ये 103 करोड़ के आसपास उसका वैल्यूएशन होता है, और बाद में अजीत पवार के चहेते व्यक्तियों को वो एक थ्रो अवे प्राइस जो कि कुछ 43 या 45 करोड़ में पूरी शुगर मिल दे दी जाती है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट, जो एक तरह से क्राइम भी कह लीजिएगा, मांडवली कह लीजिएगा, अपराध कह लीजिएगा, जिसके अगेंस्ट ईडी ने सारे केसेस फाइल किए थे। तो यहां पर स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं। हालांकि अजीत पवार उनके साथ में है, लेकिन वो बच पाएंगे इसमें से मुश्किल है, वक्त बताएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग फातिया पढ़ रहे हैं शरद पवार का। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। कारण, पॉलिटिक्स में कभी किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, हमने एक खास बात देखी है कि लीडरशिप का जन्म या लीडरशिप में जो बेस्ट डिलीवरी होती है वो असाधारण परिस्थितियों में होती है। शांत पानी में कोई तैराक नहीं बनता है, हमेशा रफ पानी के अंदर ही तैराक बनते हैं। और इस असाधारण परिस्थिति में मैं समझता हूं कि बहुत दिनों के बाद मैंने शरद पवार को एक नए रिजॉल्व के साथ देखा है, और उनके अंदर अब एक जिद है, और जिद है कि खोटे सिक्के को एक सबक सिखाना है। क्योंकि जिस किस्म के आक्षेप उस खोटे सिक्के ने लगाए कि आप कभी रुकोगे क्या, आशीर्वाद दो और चलते बनो, लेकिन इस ढंग से घर के बुजुर्गों को विदा नहीं किया जाता है, इस ढंग से उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगाए जाते हैं। दूसरी बात, अब इस त्रिकोण के अंदर यानी कि बीजेपी, अजीत पवार और शिंदे, इस त्रिकोण में अब जो एक्स्ट्रा कोण है वो शिंदे का है। वो क्या करेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब किस ओर जाएगी। हालांकि संजय शीर्षक ने एक नया शगुफा भी छोड़ा है कि 16 से 17 कांग्रेसी टूटने को बिल्कुल तैयार हैं, और प्रमुख नाम जो अशोक चव्हाण का निकल कर आ रहा था, लेकिन अशोक चव्हाण ने आज क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। ये जितनी भी अटकलें हैं ये लगाना आप लोग बंद कीजिए। राहुल का शरद पवार से मिलना इस बात का प्रतीक है कि एमवीए एक साथ है। हमें जो एनसीपी जो भी बची खुची है, जितनी भी इधर है उतनी वो तो टाइम बताएगा, लेकिन एमवीए इस आग में से ज्यादा बेहतर सोना बन के निकलेगी। मैंने जो लोगों से भी बात की, मयूर पारिक साहब भी मुंबई में है, वो भी लोगों से बात करते हैं, मैं भी लोगों से बात करता हूं। मैंने ये पाया कि एमवीए जो है और स्ट्रॉन्गर होकर निकल कर आ रही है, क्योंकि एक सिंपैथी फैक्टर भी होता है। उद्धव ठाकरे को सिंपैथी फैक्टर मिला है, शरद पवार को मिलेगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर दादा अजीत पवार का जो जोर है वो अपनी जगह सही है। हालांकि 6 मेंबर ऐसे हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है, और उसका जो मेंबरशिप मैं बता देता हूं, मेरे पास था अभी शायद ये, वो नवाब मलिक साहब तो खैर जेल में हैं, अब उनको पता नहीं कहां जाएंगे वो। एक बाला साहब अजबे हैं जो कि अष्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मकरंद जादव पाटिल वाई से हैं, वाई
पूना से थोड़ा सा आगे है, महाबलेश्वर के रास्ते में आता है, नीचे फुटहिल में है, वाई जो है। सरोज आहिरे हैं देवलाली यानी कि नासिक से हैं, और चंद्रकांत नवघरे ये बासमत से हैं, और बाबा साहेब पाटिल अहमदपुर से। इनके पत्तों का कुछ पता नहीं कि कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो महाराष्ट्र में संजय जी आप देखने जा रहे हैं, ये सबसे रोचक प्रकरण होगा महाराष्ट्र की राजनीति का। यहां पर 2024 की बिसात तय हो जाएगी। दरअसल आधी बिसात तो तय हो गई है, मैं आपको बताऊं, आधी बाकी है। अजीत पवार को लगता है कि उनके पास ले दे के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पूना, इससे बाहर तो वो भी नहीं जा पाएंगे कुछ भी। थोड़ा बहुत उनका नासिक का प्रभुत्व भी है, इसमें कोई शक बात नहीं, क्योंकि छगन भुजबल वहां से है एक्चुअली। मेरे ख्याल से अगर मैं याद करूं, यवले शायद कॉन्स्टिट्यूंसी है शायद उनकी वहां पर। तो अभी जो इनके टूर्स होंगे, जैसे आदित्य ने और उद्धव ने टूर्स किए थे, जो शरद पवार के टूर होंगे महाराष्ट्र के, ये एनसीपी को और स्ट्रांग बनाएंगे। अजीत पवार हो सकता है डेंट मार दें 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, लेकिन ये जहां डेंट मारेंगे, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, वहां पे डायरेक्ट फाइट होगी एमवीए वर्सेस एनसीपी 2। अब जो भी एनसीपी 2 किसकी होती है, अजीत पवार की होगी, बाकी उसमें ना बीजेपी होगी, ना उसमें शिंदे की शिवसेना होगी, डायरेक्ट फाइट होगी। तो कहीं ना कहीं जो साहेब का जो रुतबा है वो उनके काम में आएगा। प्रफुल्ल पटेल की बात हो रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि प्रफुल्ल पटेल ने किया क्या है। वो पटना में बैठ के बोलते कि मैं पीछे बैठ के हंसता हूं। दरअसल ही हैज बिकम ए लाफिंग स्टॉक हिमसेल्फ एक्चुअली। फिर कहते हैं वो हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। तो कोई क्या अपने गुरु को इस ढंग से लज्जित करता है? लेकिन इस सारे प्रकरण में एक कोण और बचता है संजय जी। वो कोण ये है कि वो दल जो 70,000 करोड़ का आरोप लगाता है, जो उसे नेचुरली करप्ट पार्टी कहता है, तो इसके अंदर एक्सपोज कौन हो रहा है, आप बताइए मुझे। इसके अंदर एक्सपोज हो रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कि जो कहते हैं और जो करते हैं, कथनी और करनी का फर्क सामने आता है। तो एक्सपोजर किसका हो रहा है, हंसी किसकी उड़ेगी इस समय। बल्कि अब तो कई ऐसे बीजेपी के हार्डकोर वर्कर जिनसे मैंने बात की, वो कहते कि ये हमारी समझ में नहीं आया कि 2 दिन पहले इतने बड़े साहब ने इल्जाम लगाए हैं इनके ऊपर, इनको मंत्री बना दिया, कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम रिएक्ट क्या करें। यानी कि वो फ्लमॉक्स्ड हैं, हतप्रभ हैं कि हम करें तो करें क्या। तो इन एक्चुअलिटी जो सारे के सारे जो स्कैमस्टर हैं, ये सारे, जिसमें छगन भुजबल भी हैं और अजीत पवार भी हैं, साथ में दिलीप वलसे पाटिल भी हैं, प्रफुल्ल पटेल भी हैं, ये सारे तो बेसिकली वो सलाखों का एक नया मीनिंग निकल के आया। सलाख का मतलब मंत्री पद होता है, यहां सलाखों का मतलब जेल नहीं होता, ये होता है। तो एक्सपोज कौन हो रहा है, किसकी सच्चाई है, किसकी बेईमानी एक्सपोज हो रही है 8 की डेट में, मोदी जी की, वो क्या कह रहे हैं। तो अब लोग बात करना शुरू हो गए हैं। ये चीजें बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर भी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, जिनको जेल में होना चाहिए था, जो इतने ज्यादा भ्रष्ट हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जो अब लोगों को भी सोचने पड़ेंगी। लेकिन यहां से एक बात पक्की होगी, लास्ट कमेंट है मेरा, इन सब चीजों के साथ में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, अब वो ऊपर नहीं जाएगा। मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। इसका जो कंसोलिडेशन का जो फेज था, जो पीक फेज था, वो 36, 37, 38 के आसपास आ चुका है, फिनिश है। यहां से एक रास्ता डेक्लाइन की ओर जाता है, नीचे की ओर ही जाता है। क्योंकि जिस रूप में इनकी भ्रष्ट कारनामे बाहर आए हैं, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो या बाकी स्टेट्स हो, कि ये भी कांग्रेस से, जो पुरानी कांग्रेस थी, उससे अलग नहीं है। तो यहां से उनके ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। अब इनका दिस इज द एज ऑफ डेक्लाइन, और शायद इस डेक्लाइन के लिए भी मोदी ही जिम्मेदार है। मोदी ही चढ़ाव के लिए जिम्मेदार थे, और यही बीजेपी को उतार के जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन सिलसिले काफी रोचक हैं इस टाइम महाराष्ट्र के। विल कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। संजय जी।